Hello everyone. After conjunction and adverb, I have a video for you on a small topic of verb infinitive. नॉन फाइनाइट वर्ब्स का तीन पार्ट होता है, उसमें से एक है इन्फिनेटिव। इसी को आज हम लोग पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको करना क्या है इस वीडियो को देख के कि जो इन्फिनेटिव्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसका जो डिफरेंट यूज़ है उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड एरर जो होते हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब इसका थॉरो नॉलेज हो आपके पास। अदरवाइज़ लगेगा कहीं लगाते हैं कहीं नहीं लगाते हैं, क्या है। तो इसको अगर आप बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि कहाँ पे कैसा सिनेरियो बना जिसके कारण ऐसा हुआ। आज तक जो चीज़ें अनक्लियर थी वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें डिफ़ाइन करना है कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग जो होता है ना बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाया भी हूँ आपको। फाइनाइट वर्ब का ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको क्या, कि वो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे वांट है, वांट्स हो गया, वांटेड हो गया। क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे आपने सब्जेक्ट यूज किया है आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन यूज किया, फिर आपने थर्ड पर्सन यूज किया। फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, आपका वर्ब क्या हो गया? चेंज हो गया। आपने सेंटेंस का जो है पूरा का पूरा टेंस चेंज कर दिया, तो फिर से वो वर्ब क्या हो गया? वांट से वांटेड हुआ, ठीक है। टेंस चेंज कर दिया तो ये वर्ब बदल गया। तो ये सारे फाइनाइट वर्ब हैं जो बदलते रहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो इन सब चीज़ से इनडिफरेंट होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन से पर्सन का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ती नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कि टेंस कौन सा है उसने यूज किया हुआ है। फाइनाइट वर्ब को पड़ता है, नॉन फाइनाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ग्रीन में आपका किया हुआ है ना, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये हर जगह टू प्ले ही तो है। टू प्लस वी वन, यही एक इनफाइनाइट का एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये किसी भी केस में नहीं बदला। देख रहे हो, आई वॉन्ट लिखा आपने तो भी टू प्ले, सी वॉन्ट्स टू प्ले, दे वॉन्टेड टू प्ले। इन्हीं सारे वर्ब्स को आप कहते हो क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और उसमें भी एक कैटेगरी हो गया, ये कौन सा? इन्फिनेटिव कहलाता है, ये टू प्लस भी वन। हम लोग उसी नॉन फाइनाइट वर्ब के इसी इन्फिनेटिव को डिटेल में देखने वाले हैं। ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया कि होता क्या है ये, ठीक है। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं उसके थ्री फॉर्म्स हैं। इन्फिनेटिव्स, जिसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जेरंड्स है, जेरंड्स में क्या करते हैं? वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, वो उस वीडियो में बनाएंगे अलग से, उसमें चर्चा करेंगे। और पार्टिसिपल्स होते हैं। हमें फोकस करना है आज की वीडियो में इस इन्फिनेटिव पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव सेंटेंस में एक नाउन की तरह बिहेव करता है। वर्ब का एक पार्ट है, बिहेव कैसे करता है? नाउन की तरह बिहेव करता है। सर्टन फीचर्स ऑफ वर्ब है, तो वर्ब का ही पार्ट ना, ठीक है। नाउन की तरह बिहेव करता है। इसका मेन पहचान क्या होगा? इसके साथ टू लगा हुआ रहता है। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में टू को हटा दिया जाता है। टू, टू प्लस वी वन, यही जानते हो ना आप इन्फिनेटिव, ठीक है। कभी कभी ये टू को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। उसको उस केस में बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। यही डिफरेंट टाइप की चीज़ इसमें सीखना है हमें। तो इन्फिनेटिव क्या हुआ? टू प्लस वी वन, ठीक है। एक ऐसा वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जो कि नाउन की तरह बिहेव करता है। कभी कभी टू लगता है, कभी कभी टू नहीं लगता है। जैसे देखो यहाँ पे, सी केम हेयर टू स्टडी, सी केम हेयर टू स्टडी, ठीक है। विद टू, टू के साथ यूज हुआ इन्फिनेटिव यहाँ पे। ये भी एक इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, दे मेड हर लाफ, यहाँ पे टू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी एक इन्फिनेटिव है। ऐसे ही इन्फिनेटिव को आप बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहते हो। लेट मी डू दिस, ये भी इन्फिनेटिव है। लेट के साथ लगा इसलिए टू नहीं आया है, ठीक है। ये सारे इन्फिनेटिव्स के केसेस हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप जो जानते हो केवल कि टू प्लस वी वन आपका इन्फिनेटिव होता है, तो केवल यही बात नहीं है। ये बात तो सही है ही, इसके अलावा इन्फिनेटिव अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको पता होना चाहिए कि वो भी इन्फिनेटिव है, ठीक है। जैसे कि देखो, एवरी वन डिजायर्स टू बी एडमायर्ड, यहाँ पे क्या यूज़ किया आपने? टू बी एडमायर्ड। टू बी एडमायर्ड में क्या हुआ? टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने यूज किया हुआ है। क्या हो गया? ये पैसिव हो गया। हर कोई चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि ये इन्फिनेटिव नहीं है। टू बी एडमायर्ड भी क्या है? इन्फिनेटिव है। पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, सी एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम।
ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ किया आपने, टू, हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, ये भी इन्फिनेटिव है, इसको आप कहते हो परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, उसके बाद दे सीम टू बी रनिंग, टू बी रनिंग इन्फिनेटिव है ये भी, टू बी, फिर वर्ब का कौन सा फोर्थ फॉर्म आपने आईएनजी फॉर्म आपने यूज किया हुआ है, ये भी इन्फिनेटिव है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। ठीक है कि नहीं, तो अलग अलग फॉर्म में इन्फिनेटिव एग्जिस्ट करता है, एक ही चीज़ मत मान लेना कि टू प्लस भी वन अगर होगा तो ही वो इन्फिनेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं। इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन भी होगा, सिर्फ वी वन है तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, इन्फिनेटिव की तरह यूज होना चाहिए सेंटेंस में, नाउन की तरह। उसके अलावा परफेक्ट इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव पैसिव में यूज होता है, फिर इन जितने भी टाइप्स हैं इनका पैसिव होता है, बहुत टाइप के रूप में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो कुछ सर्टन वर्ड्स हैं जिसके साथ आप इन्फिनेटिव हमेशा यूज करते हो, ये बात जानना क्यों ज़रूरी है, वर्ड्स का तो लिमिट नहीं है कितने वर्ड्स होंगे, किन 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 के साथ आप जो है इन्फिनेटिव यूज़ करते रहोगे, ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है, कम से कम कुछ बेसिक वर्ड्स आप याद रखो कि हाँ भाई इसके साथ तो इन्फिनेटिव यूज़ होता है, क्योंकि यही बातें आपको क्या करना पड़ेगा ना, जेरंड में भी याद रखनी पड़ेगी। जेरंड कुछ सर्टन वर्ड्स हैं, उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, जेरंड ही यूज़ करना है, इसलिए इन सारे वर्ड्स का खासा ख्याल रखिए। अग्री, नीड, डेयर, वांट, विश, आप इसे सेंटेंस बना के देखिए अपने आप में, आपको पता लग जाएगा इसके साथ इन्फिनेटिव यूज होता है। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, सी विशेस टू कम, ठीक है, आई नीड टू गो देयर, ठीक है, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट, इट्स ईजी टू, जैसे देखो एग्जाम्पल्स में मैंने सारा कुछ समझाया, इन सब के साथ, इन सारे वर्ड्स के साथ, यहाँ जो भी वर्ड मैंसनड है ये सारे, इन सब के साथ क्या यूज़ होता है, इन्फिनेटिव का आपको यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लो, आई नीड टू डिस्कस दिस इशू, सी इज हैप्पी टू अनाउंस हर प्रमोशन, ठीक है, इट इज़ ईजी टू से, हार्ड टू डू, ये सारे वर्ड्स, इसमें से कुछ वर्ब्स हैं कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे ही वर्ड्स के साथ आपको क्या यूज़ करना है, इन्फिनेटिव यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक बात है इन्फिनेटिव की, इन वर्ड्स के साथ यूज़ करना है आपको। उसके बाद एक केस बनता है हाउ प्लस इन्फिनेटिव का, कब आप यूज करोगे, हाउ प्लस टू प्लस भी वन, ठीक है, किस किस केस में यूज करोगे, तो ध्यान रखना है कुछ वर्ड्स का, वैसे सारे वर्ब्स जो क्या बताएंगे, मैनर बताएंगे कि कोई भी काम हुआ तो किस तरह से हुआ, मैनर, जैसे कि जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे, वो उन्होंने मुझे पढ़ाया या फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे, दिखाना, शो, एक्सप्लेन, ये सारे वर्ड जो कि बताते हैं वर्ब का एक ऐसा रूप को बताएगा जो ये बताएगा कि कोई भी काम हुआ किस तरह से, मैनर को बताने के लिए आपको इन्फिनेटिव के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हाउ का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे कि ही नोज़, ही नोज़, वो जानता है कि कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए, उसके ऊपर जितना भी बर्डन आता है, प्रेशर आता है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो ये कैसे के कारण आपको क्या यूज़ करना पड़ रहा है, हाउ टू हैंडल। आप अगर लिख दोगे ही नोज़ टू हैंडल प्रेशर, गलत हो जाएगा उस केस में, तो ऐसे केसेस में हाउ प्लस टू प्लस भी वन, हाउ प्लस इन्फिनेटिव आपको यूज़ करना है, जहाँ की मैनर बता रहा हो, कौन सा वर्ब मैनर बताएगा, ये वर्ब, ये जो नो है ना ये बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ये वर्ड बताएगा टॉट, सिखाया, माई फादर, उसने, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि कैसे सही से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो आपने क्या यूज किया, हाउ टू प्रोनाउंस, माई फादर टॉट मी टू प्रोनाउंस नहीं हो जाएगा, माई फादर टॉट मी हाउ टू प्रोनाउंस। दिस मैजिक शोज हाउ टू स्टील, ये जादू दिखाता है कि कैसे किसी के पॉकेट से पैसा चोरी किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मैनर को बता रहा है, सो क्या हो जाएगा ये, शोज, दिखाया, हाउ टू स्टील। क्लियर है, हाउ प्लस इन्फिनेटिव कब यूज करना है। नेक्स्ट चीज आता है आपका बेयर इन्फिनेटिव, जिसके बारे में पहले भी बताया मैं कि इन्फिनेटिव में टू प्लस भी वन होता है बेसिकली, अब जब उस टू को हटा देते हो और फिर भी वो इन्फिनेटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है तो वो कहलाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से, क्या कहलाता है, बेयर इन्फिनेटिव, या फिर डायरेक्ट इन्फिनेटिव भी आप उसको कहते हो। बहुत क्लियरली ये बात लिखी हुई है, देखो, इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू होगा तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा। कब यूज़ करना है ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। देखो, नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर के साथ यूज़ करना है, ये नीड एंड डेयर जो है इस नीड एंड डेयर से बहुत अलग है, जो आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, नीड, डेयर, इसके साथ आपको क्या यूज़ करने के लिए बोला गया, नीड टू डिस्कस, फुल इन्फिनेटिव यूज़ किया है ना आपने, ये नीड और डेयर अलग है, ये नीड और डेयर का ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, देख रहे हो, आई नीड टू वॉट, आई नीड टू डिस्कस, इसमें इन्फिनेटिव अपने पूरे फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। बट यहाँ जो आप केस देख रहे थे बेयर इन्फिनेटिव में, इसमें नीड और डेयर के साथ सिर्फ वी वन का यूज़ करना है, टू यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नीड और डेयर कैसे यूज होगा सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब की तरह लिखा हुआ है ना, व्हेन यूज्ड एज एन
ऑक्सिलरी वर्ब, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तुम नीड और डेयर का यूज़ करोगे, आपको वहाँ पे क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। जैसे सेंटेंस देखो, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब है, आपने फुल इन्फिनेटिव यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आपने लिखा ही नीड नॉट लेबर हार्ड, यहाँ पे नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आपने टू लेबर नहीं लिखा है, आपने क्या लिखा है, सिर्फ लेबर है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे पकड़ेंगे कि ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब भी वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगा नीड और डेयर, तो उसके बाद या तो नॉट आएगा, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, या तो नॉट आएगा उसके बाद, ठीक है, आई नीड नॉट, सी डेयर नॉट, ठीक है, और या नहीं तो वो डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ अटैच रहेगा या हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा। तो सीधा सीधा दो केस है, नीड और डेयर, हेल्पिंग वर्ब है, कैसे, अदर एक केस तो ये है कि उसके साथ जो है नॉट लगा हुआ है, दूसरा ये है कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे कि देखो, ही नीड नॉट लेबर हार्ड इन दिस कंडीशन, यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि मैंने क्या कहा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये नीड क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तभी तो ही के साथ लगने के बावजूद ये क्या हुआ है, नीड्स नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर मेन वर्ब रहता तो ही के साथ क्या होता है, ही गोज, तो ही नीड्स हो जाता ना। जैसे कि यहाँ पे है पहला सेंटेंस, आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई लगा हुआ है तभी ना नीड है, अगर ही रहता तो क्या हो जाता, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। तो मेन वर्ब जो है अपना फॉर्म जो है सिंगुलर प्लूरल चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं होता ना उस तरह से, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ही नीड नॉट, ध्यान रखना है जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड और डेयर का इस्तेमाल करो, ही के साथ लगाओगे तो उसको नीड्स मत बना देना, सी के साथ लगाओगे उसको डेयर्स मत बना देना, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है, वो उस तरह से फॉर्म नहीं बदलेगा अपना, वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नीड और डेयर, सब्जेक्ट से परे रहता है वो, ठीक है। तो बता क्या रहा हूँ मैं कि नीड और डेयर जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल करो तो उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करो। और भी सेंटेंसेस देखो, सी डेयर नॉट, आपको पता चल गया क्या बताया गया था, या तो नीड के बाद नॉट रहेगा तो ही वह हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे डेयर के बाद क्या लगा हुआ है, नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, आपने क्या यूज़ किया, सिर्फ गो यूज़ किया, टू गो यूज़ नहीं किया, ठीक है। और अगर ये मेन वर्ब के रूप में, ध्यान से समझना, अगर ये डेयर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता तो क्या हो जाता, सी डेयर्स, नॉट नहीं लगता, फिर पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता, सी डेयर्स टू गो इन द डार्क, सी डेयर्स टू गो इन द डार्क, वहाँ पे नॉट नहीं आता। तो दो ही तरीका है, इसको अच्छे से याद रखिए। जैसे कि है सी डज नॉट डेयर टू गो, अब देखो आपने मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है डेयर को, इसलिए तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाए हो, डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब का खुद हेल्पिंग वर्ब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ये भी एक अच्छा तरीका। ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें आपने क्या कर दिया, इस डेयर के लिए एक हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल कर लिया है, क्लियर हो गया ये चीज़ कि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब लाते हो, इसलिए यहाँ पे कैसा इन्फिनेटिव यूज हुआ, फुल। लेकिन डेयर ही गो आउट इन द सन, कभी भी मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किए हो जो कि इंटरोगेटिव हो, कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता ना, मेन वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करो तो वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है जिसमें ऑर्डर, ठीक है, इस टाइप का चीज़, जैसे कि गो देयर, वो क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है ये डेयर किया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आपने क्या यूज किया, बेयर इन्फिनेटिव। आपको अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, थोड़ा सा पीछे करो वीडियो को, फिर से सारी बातें सुनो, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। डेयर और नीड मेन वर्ब भी होते हैं, डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ठीक है। आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, यहाँ मैं हाईलाइट कर दिया हूँ इस चीज़ को, कि ये वाला पार्ट आप अच्छे से याद रखो, नीड एंड डेयर इन निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस टेक बेयर इन्फिनेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेगा, क्योंकि वो वहाँ पे वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करने लगता है। क्लियर है ये चीज़। अब आप बताओ अगर समझे हो तो, हाउ डेयर यू में डेयर क्या है, डेयर आपका मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सही है। अगर मेन वर्ब आप बोले हो तो आप सोचो, आप कभी भी हाउ के बाद मेन वर्ब लगा के कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हो, हाउ गो, हाउ कम, हाउ इट, ऐसा कभी नहीं होता ना। हाउ आर यू हेल्पिंग वर्ब, हाउ डिड यू, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये डेयर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या हो जाएगा, मान लो सेंटेंस आगे भी बढ़ाना चाहो आप तो क्या हो जाएगा, हाउ डेयर यू गो देयर, टू गो देयर नहीं होगा, हाउ डेयर यू गो देयर, ठीक है, हाउ डेयर यू कम इन माई ऑफिस, ठीक है, वहाँ पे आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो ये रहा। इसके बाद और भी केसेस हैं जहाँ पे आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। कौन कौन सा केस है,
आप इन वर्ड्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे, इन वर्ब के साथ लेट, बीट, मेक, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी, ठीक है। इन सब के साथ क्या यूज़ करना है आपको, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है, वो क्या, ओनली इन एक्टिव वॉइस, सिर्फ एक्टिव वॉइस में। इस भाई साहब को थोड़ा देर के लिए गायब कर दो। ये सारे जितने भी वर्ब्स बचे ना, इन सारे वर्ब्स के साथ आप बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। कब, सिर्फ एक्टिव वॉइस में। पैसिव बनाओगे तो इन्फिनेटिव अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा। बेयर इन्फिनेटिव मतलब V1, फुल इन्फिनेटिव मतलब 2+V1, ठीक है। तो जैसे ही इनका आप जो है पैसिव बनाओगे, वो फुल फॉर्म में आ जाएगा 2+V1 में। इसलिए ध्यान रखना कि सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में होने चाहिए और ये वर्ड्स, ये वर्ब्स यूज होना चाहिए उसमें, ठीक है। लेट को छोड़ दिया हूँ, क्यों, लेट पैसिव हो एक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेगा, ठीक है। एक सेंटेंस देखो, लेट हिम डू, लेट हिम टू डू नहीं होता है ना, लेट हिम डू वट एवर ही लाइक्स, एक्टिव में है ये सेंटेंस और इसमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। लेट के साथ दोनों ही कंडीशन में होता है, ठीक है। लेट हिम डू वट एवर ही लाइक्स, तो इसमें क्या यूज किया आपने, बेयर इन्फिनेटिव, चलो सही है। द क्लास टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे, मेड आपने यूज किया ना, द क्लास टीचर व्हाट, मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। टू राइट आप नहीं लिख सकते थे वहाँ पे, टू राइट अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। द क्लास टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एंड एसे, ये क्या यूज किया आपने, बेयर इन्फिनेटिव। क्लास टीचर ने बच्चों को ऐसे लिखाया, क्लियर है। द स्टूडेंट्स, अब देखो मैं क्या बोला, केवल और केवल क्या होगा, एक्टिव, एक्टिव वॉइस में आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। जैसे ही आपने इसका पैसिव बनाया, द स्टूडेंट्स वेर मेड टू राइट, देख रहे हो, पूरा ऑपरेशन कर दिया आपने इस सेंटेंस का, पूरा का पूरा इन्फिनेटिव निकल के आ गया। क्यों, क्योंकि आपने इसका क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव, पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनेटिव इन वर्ड्स के साथ। आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल इशूज, आई हर्ड हिम स्पीक, क्या यूज किया, बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि हियर है, हियर उस लिस्ट का वर्ड है। कौन से लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं इस लिस्ट की बात कर रहा हूँ। लेट, बीट, मेक, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी, इसको याद रखिए आप। तो क्या किया आपने, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल इशूज, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन जैसे ही पैसिव बनाया, ही वॉज हर्ड टू स्पीक ऑन सेवरल इशूज, ही वॉज हर्ड टू स्पीक, क्या हो गया, ही वॉज हर्ड टू स्पीक ऑन, सब फुल इन्फिनेटिव आपने यूज कर लिया। वी वॉच्ड देम गो, बेयर इन्फिनेटिव, दे वेर वॉज टू गो बाय अस, क्या हो गया, फुल इन्फिनेटिव। पैसिव बनाया जैसे ही, फुल इन्फिनेटिव। सी मेड मी लाफ, क्या हो गया, बेयर इन्फिनेटिव, आई वॉज मेड टू लाफ, पैसिव बनाया फुल फॉर्म में आ गया इन्फिनेटिव, टू लाफ हो गया, क्लियर है। आगे बढ़िए। इन वर्ड्स के साथ भी आपको क्या यूज़ करना है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, ठीक है। क्या यूज़ करना है, बेयर इन्फिनेटिव, यानी वर्ब के साथ टू नहीं लगाना आपको। लुकिंग एट द डिस्टर्ब्ड कंडीशन, वी हैड बेटर गो फ्रॉम, वी हैड बेटर, टू गो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गो फ्रॉम, वी हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर, ठीक है। आई वुड बेटर लीव योर ऑफिस एट वंस, आई वुड बेटर यूज किया आपने, क्या यूज किया, बेयर इन्फिनेटिव, लीव योर ऑफिस एट वंस। यू नीड टू स्टे हियर रेदर देन, आपने क्या यूज किया, रेदर देन, क्या यूज किया आपने, बेयर इन्फिनेटिव, सही है। तो ये सारी चीज़ों को, इन एक्सप्रेशंस को ध्यान रखना है। कौन कौन से एक्सप्रेशंस हो गए, हैड बेटर, ठीक है, वुड रेदर, क्लियर है। उसके बाद रेदर देन, इन सारे एक्सप्रेशन के साथ आपको क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। और भी कुछ बातें हैं, ध्यान रखिए, बट, देन, एंड, एक्सेप्ट, एज, और, ये सारे के साथ क्या यूज करना है आपको, बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। कैसा सेंस में यूज होगा, एग्जाम्पल से समझिए। सी डिड नथिंग बट क्राई द होल डे, सी डिड नथिंग बट क्राई द होल डे, यहाँ पे बट के बाद आपने क्या यूज किया, बेयर इन्फिनेटिव का। ही डिड नो मोर देन, नो मोर देन के बाद आपने क्या यूज किया, बेयर इन्फिनेटिव। बट, देन प्रपोजिशन के रूप में जब इस्तेमाल होंगे तो उस केस में आपको क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट बोरिंग बिकॉज वी डू नथिंग बट, बेयर इन्फिनेटिव, सिट आइडल, मतलब आलसी की तरह बिल्कुल बैठे हुए रहे, क्वाइट बोरिंग था वो सब कुछ। डू यू विश टू वॉच द मूवी और टू गो टू बेड, अंडरलाइन किया हुआ ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या यूज किया यहाँ पे, और का यूज किया हुआ है ना, और का यूज किया हुआ है, तो ये टू को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डू यू विश टू वॉच द मूवी और गो टू बेड अर्ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका क्या, परफेक्टिव इन्फिनेटिव, ठीक है। परफेक्टिव इन्फिनेटिव होता क्या है, परफेक्ट यूज करते हो उसमें, टू के साथ हैव लगाते हो, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो। बहुत अच्छे से इसको समझिए आप, क्योंकि परफेक्टिव इन्फिनेटिव पे बेस्ड अच्छे खासे सेंटेंस पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। क्या है कंडीशन, कि अगर आपका
जो भी सेंटेंस होगा उसमें दो तरह के वर्ब होंगे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब का एक्शन फाइनाइट वर्ब से पहले हो गया है तो उस केस में आपको परफेक्टिव इन्फिनिटिव यूज करना है। मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाऊंगा। एक बार और इस बात को सुनिए कि अगर आपका सेंटेंस में नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों ही वर्ब दिया हुआ है, आपको उस दोनों के एक्शन का टाइम देखना होगा कि पहले कौन सा हुआ। पहले अगर नॉन फाइनाइट वाला एक्शन हो गया है तो आपको उसमें इन्फिनेटिव में कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि समझो, इसको अच्छे से समझना, इस सेंटेंस को पूरा बात समझ में आएगा। ही एडमिटेड, उसने कबूल किया, क्या कबूल किया, टू हैव अटर्ड दिस वर्ड अगेंस्ट द लीडर। उसने एडमिट किया है, उसने कबूल किया है, क्या कबूल किया, कि उसने लीडर के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे शब्द बोले हैं। ठीक है, टू हैव अटर्ड, तो ऐसा कुछ बोला। तो आप ही बताओ, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ही एडमिटेड, ही एडमिट्स, सी एडमिट्स, आई एडमिट, चेंज हो रहा है ना, एडमिट चेंज हो रहा है ना, तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन टू हैव अटर्ड, ये जो है आपका टू हैव अटर्ड, ये आपका इन्फिनिटिव है ना, परफेक्टिव इन्फिनिटिव बताया था। तो अब देखो ये डिसाइड हो गया क्या, कि ये वाला है फाइनाइट और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखते हैं पहले हुआ क्या, पहले तुम कबूल किए या पहले तुम उस लीडर के खिलाफ वो शब्द बोले होगे। दिमाग लगाओ, पहले तुम कोई क्राइम करते हो या पहले तुम उसको कबूल करते हो। ऑब्वियस सी बात है, पहले कोई भी क्राइम हुआ रहेगा फिर उसको हम कबूल करेंगे, पहले कोई भी मिस्टेक हुआ रहेगा उसके बाद हम उसको कबूल करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला जो एक्शन है नॉन फाइनाइट का, ये फाइनाइट से पहले ही हो गया है, क्योंकि तुमने पहले लीडर के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसके बाद तुमने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ऐसा बोला है। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है भाई, तो क्या करना है आपको, ये जो एक्शन है नॉन फाइनाइट का, ये फाइनाइट के पहले हो गया तो आप उसमें नॉर्मल इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करोगे, क्या यूज़ करोगे, परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज़ करोगे, टू हैव V3। ठीक है, जैसे कि देखो, ही अपीयर्स, वो ऐसा दिखता है या ऐसा फील होता है, उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव बीन रिच अर्लियर, पहले वो बहुत अमीर रह चुका है। तो ठीक है, अपीयर अभी हो रहा है, रिच रह चुका है पहले ही। ठीक है, अपीयर अभी हो रहा है, रिच रह चुका है काफ़ी पहले ही, तो ये रिच रहने का काम तो अपीयर होने से पहले हो गया ना। वो अभी उसको देख के लग रहा है कि वो पास्ट में बहुत अमीर रह चुका है। ठीक है, तो ये एक्शन जैसे ही इसके पहले हो गया, आपको यहाँ पे नॉर्मल इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करना, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, परफेक्टिव इन्फिनेटिव, टू हैव बीन रिच। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म आपने यूज किया यहाँ पे। देखो, दे अपियर टू बी पुअर दीज डेज, अब यहाँ पे परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज़ नहीं हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दे अपियर, वो लोग ऐसा दिखते हैं कि टू बी पुअर दीज डेज, आजकल वो लोग बहुत गरीब हैं। आजकल की बात है ना, यहाँ पे क्या था, रिच अर्लियर था, यहाँ पे है पुअर दीज डेज। आजकल वो लोग ऐसा दिखते हैं कि बहुत गरीब है। तो आजकल जो दिख रहे हैं वही तो हम लोग बता रहे हैं ना, ये वाला जो भी इंफॉर्मेशन है ये इससे पहले तो नहीं हुआ है ना। वो आजकल भी क्या दिख रहे हैं, आजकल क्या दिख रहे हैं, बहुत ही पुअर दिख रहे हैं। तो दे अपियर टू बी पुअर दिस डेज, अगर ये एक्शन पहले ही हुआ रहता, अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले का रहता तो ही आप क्या यूज़ करते, ये वाला इन्फॉर्मेशन अगर पहले का रहता तो ही आप परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज़ करते। अदरवाइज हमने जो यूज़ किया हुआ है टू बी, टू बी क्या है आपका, नॉर्मल इन्फिनेटिव है, परफेक्टिव तो है नहीं ना, इसलिए यूज़ किया हुआ है। चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यस्टरडे आई इंटेंडेड टू हैव गॉन टू दिल्ली, कल, बीते हुए कल को तुमने इंटेंशन लिया, क्या इंटेंशन लिया, क्या इरादा किया कि टू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाओगे। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, पहले इरादा किए कि पहले दिल्ली गए। ऑब्वियस सी बात है, पहले लोग इरादा करते हैं कोई भी काम करने का, उसके बाद फ्यूचर में उस काम को करते हैं, सफल करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एक्शन है ये इससे पहले तो कभी, इससे पहले तो कभी नहीं हो सकता ना। इंटेंशन लेने के बाद कोई काम होता है, यानी कि ये वाला जो एक्शन है ये इसके बाद ही होगा। ऐसे केसेस में आपने यूज कर लिया क्या, यस्टरडे आई इंटेंडेड, क्या यूज़ किया, आई इंटेंडेड टू हैव गॉन टू दिल्ली। नहीं भाई साहब, इंटेंडेड वर्ड का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इंटेंशन जब लेते हो ना उसके बाद उस एक्शन को परफॉर्म करते हो। यहाँ पे टू हैव गॉन की जगह क्या हो जाएगा, ध्यान रखो, यहाँ पे टू हैव गॉन की जगह हो जाएगा गो टू गो टू दिल्ली। अगर नहीं समझ में आया, वैसे मैं पूरा कोशिश किया हूँ, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करो, फिर से सुनो इन सारी चीज़ों को। बहुत ट्राई किया हूँ कि मैं आपको अपनी बातें रख पाऊँ आपके सामने। नेक्स्ट देखो, लास्ट है ये चीज़,
स्प्लिट इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है, जब भी आप यूज करते हो टू प्लस V1 तो इसके बीच में, इस दोनों वर्ड टू और V1 के बीच में कोई भी एडवर्ब यूज मत करना। दिस इज स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव कहता है कि इन्फिनेटिव जो टू प्लस V1 होता है उसको स्प्लिट मत करो, उसके बीच में कोई एडवर्ब रख के उसको तोड़ो मत, अलग अलग मत कर दो। जैसे कि सी एडवाइज्ड मी टू केयरफुल्ली कैरी द बैग, इन्फिनेटिव क्या है यहाँ पे, टू कैरी, बीच में क्या डाल दिया आपने, एक एडवर्ब। इसी को कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। ग्रामर में इसको एरर माना जाता है। आपको क्या करना है, जिसके लिए वो केयरफुल्ली आया हुआ है ना उसके लिए लगा देना है। कैरी करना है ना केयरफुल्ली, तो कैरी के बाद लगा दो, या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सी एडवाइज्ड मी टू कैरी द बैग केयरफुल्ली, कहाँ आ जाएगा, लास्ट में, टू कैरी द बैग केयरफुल्ली। ठीक है। द एस्पायरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सीरियसली स्टडी फॉर द एसबीआई क्लर्कमैन्स। अब देखो, टू आपने यूज किया, स्टडी यूज किया, ये है आपका इन्फिनेटिव, बीच में आपने क्या यूज कर दिया, एडवर्ब। इसी को स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। तोड़ दिया ना एडवर्ब, इन्फिनेटिव को आपने टू और V1 के बीच में एडवर्ब डाल के। यही नहीं करना है, ये गलत होता है। क्या होगा सही, क्या करना है आपको, सीरियसली स्टडी करना है ना, तो द एस्पायरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी सीरियसली। ये सीरियसली कब यूज करना है, स्टडी के बाद में यूज करना है, फॉर द एसबीआई क्लर्क मेंस। वैसे भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपका एसबीआई क्लर्क मेंस स्टार्ट होगा। सो जितने लोगों को लग रहा है कि वो क्वालिफाई करेंगे वो इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़िए। ये सेंटेंस आपको बहुत कुछ सिखाता है, इस सेंटेंस को कम से कम याद रखिए। द एस्पायरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी सीरियसली। कभी भी इन्फिनेटिव को बीच में कुछ वर्ड डाल, बीच में एडवर्ब डाल के स्प्लिट नहीं करना है भाई। चलो 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 चलो, हो गया ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव का। जितना ज़्यादा शॉर्ट में हो सकता था मैं बताने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा डिटेल देने जाऊँगा तो हो जाएगा फिर 1 घंटे का। तो आप इसको एक बार में नहीं होगा, थोड़ा सा टफ सेक्शन है। अगर आप नॉन फाइनाइट्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा टफ सेक्शन आप ग्रामर का हैंडल कर रहे हो, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। थोड़ा सा इस वीडियो को और ज़्यादा ध्यान से देखिए, अटेंशन पे कीजिए, आपको ज़रूर सारी चीज़ें समझ में आएगी। सारी चीज़ें लॉजिकल है, ऐसा कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। कुछ कुछ पार्ट आता है, लैंग्वेज है जिसके कारण आपको लग सकता है, कुछ पार्ट के कारण पूरे ग्रामर को इलॉजिकल मत बताइए आप। बहुत लॉजिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, एक दिन में होगा भी नहीं, आपको क्या करना है, डेली थोड़ा 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 पढ़ते रहना है। ठीक है, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहो। ज़रूर हम सब मिलके एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर लोग अपने ड्रीम्स को पा सकें। चलिए, थैंक यू एवरीवन।